उस दिन मैं उन्हें एयरपोर्ट पर सी ऑफ कर वापस अपने फ्लैट पर लौट आई। एयरपोर्ट पर ही मुझसे विदा लेते वक्त उन्होंने मुझे ये बताकर चौंका दिया था कि मैंने तकिए के नीचे एक चिट्ठी लिख छोड़ी है, उसे जाकर तुरंत पढ़ लेना। मुझे बेडरूम में तकिए के नीचे से एक चिट्ठी मिल गई। चिट्ठी पढ़कर मेरे मन मस्तिष्क में भूचाल सा आ गया। सारा जिस्म थर-थर काँपने लगा। दिल और दिमाग का कोई भी हिस्सा यह मानने को कदापि तैयार नहीं हो रहा था कि एक पुरुष अपना पुरुष साबित करने के लिए इस स्तर तक भी जा सकता है। पर जो कुछ उन्होंने लिखा था वो तो अक्षर सत्य ही था और इसकी पुष्टि के लिए मैं पुनः चिट्ठी पढ़ने लगी। लिखा था, प्यारी अरुंधति, कहने तो मैं बिजनेस के सिलसिले में 15 दिनों के लिए न्यूयॉर्क जा रहा हूँ, पर सच्चाई यह है कि मैं तुमसे जानबूझकर अलग हो रहा हूँ। संभव सच्चाई से अवगत होने के बाद तुम्हारी कोमल भावनाओं को ठेस पहुँचे, पर इसके अलावा और कोई रास्ता भी नहीं है। इसलिए तुम्हें अपने मन मस्तिष्क को मजबूत करना होगा। अरुंधति, मैं नहीं चाहता कि कोई मुझे नामर्द या तुम्हें बांझ कहे, और ये तभी संभव है जब तुम माँ बन जाओ। जैसे कि तुम्हारी चेकअप से स्पष्ट हो चुका है कि तुम्हें कोई कमी नहीं है, तो जाहिर है कि मुझ में ही कमी है। तुम माँ बनने में सक्षम हो, पर मैं पिता बनने में नहीं। मैंने सुना है कि वंश को आगे बढ़ाने के लिए ऐसी परिस्थितियों में पति के भाई या मित्र या भी सहारा लिया जा सकता है, और इसमें कोई पाप नहीं, क्योंकि हिंदू शास्त्रों में भी शायद इस बात का जिक्र है कि इसीलिए तुम्हें भी मजबूरीवश ये कठोर कदम उठाना होगा। जैसे कि तुम जानती हो कि आज शाम की गाड़ी से मेरा छोटा भाई चेतन ग्रेजुएशन की परीक्षा देकर 15 दिनों के लिए घूमने यहाँ बम्बई हमारे पास आ रहा है। ऐसे में तुम्हें माँ बनने के लिए चेतन का ही सहारा लेना होगा। निस्संदेह यह कदम आसानी से नहीं, पर इसके अलावा कोई और रास्ता भी तो नहीं। वैसे यदि तुम चेतन से गर्भवती हुई भी तो किसी को कोई शक नहीं होगा, क्योंकि अब तक तो तुमने लोगों को यही बता रखा है कि हम अभी बच्चा नहीं चाहते। अब चेतन को तुम कैसे तैयार करोगे, ये तुम्हारा काम है। वैसे ये कोई मुश्किल काम नहीं है, क्योंकि तुम काफ़ी खूबसूरत हो। चेतन भी जवान है, उस पर तुम दोनों पहले से ही काफ़ी बेतकलीफ़ हो। इसके अलावा अवसर व एकांश सब कुछ तुम दोनों के पक्ष में रहेगा। चिट्ठी पढ़कर तुरंत फाड़ देना। मैंने क्रोध में चिट्ठी को टुकड़े में बदलकर फ्लश के हवाले कर दिया। फिर किसी कटे में वृक्ष की भांति दीवान पर गिर गई। मन मस्तिष्क में विचारों की तीव्र आंधियाँ चलने लगी। आखिर उन्होंने ये सोच कैसे लिया कि मैं इस कठोर कदम के लिए तैयार हो जाऊंगी? कहीं ये कोई चाल तो नहीं चल रहे हैं? हो सकता है ये इस तरह मुझे चरित्रहीन साबित करके मुझसे अलग होना चाहते हो, पर ये ऐसा क्यों करेंगे जबकि कमी संभवतः इन्हीं में है, और फिर ये मुझ पर पूरी तरह जान भी बिछावर करते हैं। पर क्या इस कठोर कदम से मैं स्वयं अपनी ही दृष्टि में नहीं गिर जाऊंगी? क्या ये सारी बातें भविष्य में हमारे दाम्पत्य पर प्रतिकूल असर नहीं डालेगी? पर यदि मुझे एक बांझ के रूप में नहीं जीना है तो इसके अलावा और कोई रास्ता भी तो नहीं। पर क्या चेतन इस कदम के लिए तैयार हो जाएगा? और यदि इन 15 दिनों में हम दोनों के बीच वैसे कुछ नहीं हुआ तो क्या उन्हें विश्वास होगा? स्वयं से सवाल जवाब करते करते ना जाने कब थोड़ी देर के लिए आंख लग गई। जब आंख खुली तब मन मस्तिष्क ने अतीत के पन्नों को पलटना शुरू कर दिया। 5 साल पहले मेरी शादी दिल्ली में प्रभात से हुई थी। प्रभात का मुंबई में गारमेंट्स का इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का काम था। शादी के बाद मैं कुछ महीनों तक दिल्ली अपनी ससुराल में रही। फिर प्रभात मुझे मुंबई ले आए। उन्होंने पहले से ही वर्सोवा में एक सुंदर फ्लैट ले रखा था। हमारी ज़िंदगी बड़े मज़े से कटने लगी। हम दोनों कम से कम 3 साल तक कोई बच्चा नहीं चाहते थे। 3 साल का लंबा समय हंसी खुशी के साथ ना जाने कब पर लगाकर उड़ गया। हमने देश विदेश के खूब सैर सपाटे किए। इस दौरान कभी कभी जब सास ससुर चेतन के साथ चले आते तब वो हमसे एक पोता या पोती की इच्छा के बारे में ज़रूर बताते। चेतन से मेरी बहुत अच्छी बनती थी। वह मेरा देवर कम दोस्त ज़्यादा हो गया था। 3 साल के बाद हम दोनों को भी एक बच्चे की इच्छा, पर सारी इच्छाओं के बावजूद मैं और 1 साल तक गर्भवती ना हुई तो हम दोनों चिंतित हो उठे।
हमने आपस में विचार विमर्श किया और डॉक्टर के पास गए। सबसे पहले मेरी जांच हुई। जांच रिपोर्ट आने के बाद भीतर चल रहे अंतर्दृष्टि को संतुष्टि मिली कि मुझमें कोई भी कमी नहीं है, अर्थात मैं माँ बनने में सक्षम हूँ। जबकि प्रभात चिंताग्रस्त हो उठे। उन्हें स्वयं पर संदेह हो गया। उन्होंने अपनी जांच कराने से साफ इनकार कर दिया और ये बात मुझे किसी को भी ना बताने की सख्त हिदायत दी। उसके बाद प्रभात गंभीर व परेशान रहने लगे। मैं उन्हें एक बार समझाया भी कि आप अपनी भी जांच करा लें। यदि कोई कमी निकली तो उसे दूर किया जा सकता है, लेकिन ये इस प्रकार तिलमिला उठे थे मानो मैंने इनकी दुखती रग पर हाथ रख दिया हो। फिर मैंने इस संवेदनशील विषय को उघाड़ने का कभी दुस्साहस नहीं किया। धीरे धीरे हमारा जीवन संबंधों में मुर्दनी सी छाने लगी। इसी तरह 1 साल और गुजर गया। अब तो जब भी कोई इनसे बच्चे के बारे में सवाल करता, ये बौखलाता जाते मानो इनकी चेहरे पकड़ी गई हो। आखिरकार थक हार कर वो इस समस्या का हल ढूंढने में गंभीरता से लग गए। अचानक कॉल बेल बज उठी तो मैं अतीत से वर्तमान में आ गई। मैंने उठकर दरवाज़ा खोला। सामने चेतन को मुस्कुराते देख दिल जोरों से धड़कने लगा। नमस्ते भाभी। चेतन अंदर आकर दीवान पर बैठ गया। कैसे हो भैया? कैसे हैं? सब ठीक हैं? वो 15 दिनों के लिए आज ही न्यूयॉर्क गए हैं। भैया भी बिल्कुल भले ही। भाभी, अरे उन्होंने तो मुझसे डरना चाहिए, सोचना चाहिए कि चेतन स्मार्ट है, फ्लैट है। भाभी, चेतन हंसा तो मैं धीरे से मुस्कुरा दी। शाम को हम दोनों घूमने निकल पड़े। फिर तो ये सिलसिला सब बन गया। देर रात तक हम मुंबई घूमते, होटलों में डिनर लेते, फिर अपने अपने कमरे में आकर सो जाते। कभी कभी पल दो पल के लिए ही मेरा झुकाव चेतन की ओर होता, पर अगले ही पल मेरी अंतरात्मा मुझे झंझोर कर वापस खींच लाता। चेतन मेरे चंचल स्वभाव से भली भांति वाकिफ था, पर इस बार उसे मेरी खामोशी विचलित किए दे रही थी। कई बार वह इसका कारण चाहकर भी ना जान सका, पर जब मेरी खामोशी उसके लिए एहसान हो गई, तब उसने मुझे प्रभात की कसम दे दी। मुझे उसे सच्चाई बतानी पड़ी। सब कुछ जानने के बाद उसके मस्तिष्क पर सन्नाटा छा गया। मैं मुँह फेर कर सिकसिकाने लगी। अचानक चेतन के इस सवाल ने मुझे चौंका दिया। इस बारे में तुमने क्या फैसला किया है? मैं क्या फैसला करूं? मैं तो इस वक्त उस दोराहे पर खड़ी हूं, जहां से एक रास्ता गहरी खाई की ओर और दूसरा रास्ता अंधे कुएं की ओर जाता है। मैं जाऊं तो कहां जाऊं? एक तीसरा रास्ता भी है भाभी। आप दोनों चाहें तो अनाथालय से एक बच्चा गोद ले सकते हैं, पर वो ऐसा नहीं चाहते तो मैं भी नहीं। भाभी, तुम भैया को समझाओ कि वह तो चाहते हैं, यह बिल्कुल अनुचित है। इस कदम से तुम खुद अपनी ही नज़रों में गिर जाओगी और उन्हें भी आजीवन ये एहसास कचोटता रहेगा कि वो बच्चे के असली पिता नहीं हैं और माँ बनने के लिए तुमने किसी गैर पुरुष का सहारा लिया है। भविष्य में ये बातें आप दोनों को दाम्पत्य को तबाह भी कर सकती है। इसलिए मेरा मानो तो आप दोनों किसी अनाथालय से एक बच्चा गोद ले लो। वैसे मुझे इस बात का बहुत दुख है कि भैया ने मेरे और तुम्हारे बारे में इतनी घिनौनी बात कैसे सोच ली। काश उन्हें ये एहसास होता कि मैं तुम्हें सिर्फ भाभी नहीं, माँ सम्मान भी समझता हूँ। चेतन के शब्दों ने मुझे लोवश पुनः रोने पर बांधाई कर दिया। धीरे धीरे 15 दिन गुजर गए। प्रभात न्यूयॉर्क से लौट आए। उनके आने के 1 दिन बाद चेतन दिल्ली लौट गया। चेतन के जाने के बाद हम सामान्य रूप से रहने लगे। उनके व्यवहार से ऐसा लग रहा था मानो कुछ ही हुआ ही ना हो। मैंने अवसर देखकर उस चिट्ठी के बारे में जिक्र करना चाहा कि वो जैसा लिखकर गए थे वैसा कुछ नहीं हुआ, पर ये कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थे। शायद उन्हें बुलाने हो रही थी। अचानक अगले ही महीने मुझे 1-2 दिन उल्टियाँ हुए और कई बार जोरों से चक्कर आए। उन्हें फ़ौरन डॉक्टर बुलवा लिया। मुझे देखने के बाद डॉक्टर ने जो कुछ कहा, उससे ऐसा लगा जैसे मेरे ऊपर कोई खुशियाँ भरा बम फट पड़ा हो। मैं गर्भवती थी। ऐसे समय पर गर्भवती होने का इत्तेफाक मेरी समझ में नहीं आ रहा था। ये भी ऊपर से तो खुश दिख रहे थे, अंदर से संदेह से घिरे हुए थे। मैंने उनके संदेह को शीघ्र ही दूर कर देना ठीक समझा और एकांत में मिलते ही इनका हाथ अपने हाथ में लेकर कहा, अगर आप ये समझ रहे हैं कि मेरे गर्भ में जो अंश है उसकी वजह कोई और है तो ये आपकी भूल है। ये अस्तित्व का जन्मदाता और आप ही हैं। चेतन व मेरे
दरमियान वैसा कुछ नहीं हुआ। और फिर आपने ये सोच भी लिया कैसे कि मैं मातृ सुख के लिए अपनी अपनी पवित्रता और पतिव्रता को दांव पर लगा सकूं? भला तुम्हें सफाई देने की क्या ज़रूरत है? इसके लिए तो तुम्हें मैंने स्वयं ही प्रेरित किया था। पर सच्चाई तो यही है कि मेरे गर्भ में पल रहा अस्तित्व आपका ही है और उसे अभी ही अस्तित्व में आना चाह रहा है ना। ये व्यंग से मुस्कुरा दिए। अच्छा इत्तेफाक है। हाँ, इस इत्तेफाक से पर मुझे भी घोर आश्चर्य है। पर ये इत्तेफाक ही है और कुछ नहीं। बकवास कर रही हो तुम। अचानक इनका स्वर तेज हो गया। इस तरह तुम शायद ये साबित करना चाहती हो कि तुमने गर्भवती होने के लिए कोई अनुचित कार्य नहीं किया। साथ ही मेरी कमी को जताने हुए भी उस पर ज़बरदस्ती पर्दा डालने का एहसान मुझ पर करना चाहती हो। मुझे दुख है कि आपके मन मस्तिष्क में हीन भावना घर कर गए हैं और ये सब उसी की उपज है। आपके मन में यह हीन भावना घर कर गए हैं कि आप अधूरे पुरुष हैं। इसमें गलत ही क्या है? अगर मैं सक्षम होता तो क्या 2 साल कम होते हैं जिसके दौरान हमने लाख चाहा पर तुम गर्भवती नहीं हुई? आप ये क्यों भूलते हैं कि आपने अभी तक अपना चेकअप नहीं करवाया? हो सकता है हम दोनों की कुछ कमियां रही हो जो इन 2 वर्षों में स्वतः ही दूर हो गई हो, या फिर ये इत्तेफाक कभी भी मेरे गले नहीं उतर सकता। देखो अरु, मैं तुम्हें दोषी नहीं ठहरा रहा। मैं तुम्हारे बच्चे को अपना ही नाम दूंगा। बस तुम ये मान लो कि इसका बाप मैं नहीं, चेतन है। अगर तुम इसे स्वीकार कर लोगी तो मैं कभी इस बात का जिक्र नहीं करूँगा। पर जो अस्तित्व है उसे मैं कैसे स्वीकार कर लूँ? तुम तो ज़बरदस्ती मुझे दोषी ठहरा रहे हो। प्रभात, हीन भावना से तुम्हारा विवेक खो गया है। मैं संयुक्त की सीता तो नहीं जो अग्नि परीक्षा दे सकूं। पर सच्चाई क्या है ये तुम अपने भाई से भी पूछ सकते हो। इसकी ज़रूरत भी क्या है जब सच्चाई सामने है? उसके 15 दिनों यहाँ रहने के बाद ही तुम गर्भवती हुई। क्या इससे भी बड़ा कोई सबूत है? वक्त गुजरने लगा। हमारे बीच ये विवाद तुल पकड़ता गया जो दीमक की भांति हमारे दाम्पत्य को चौंटाने लगी। ये अब जब भी दफ्तर से आते अलग कमरे में जाकर सो जाते और मैं रात भर तन्हाई में करवटें बदलती रहती। सुबह ये देर से उठते और जल्दी ही ऑफिस के लिए खाना हो जाते। डॉक्टर ने मुझे तनावग्रस्त रहने की बजाय खुश रहने की हिदायत दी थी ताकि बच्चे पर इसका प्रतिकूल प्रभाव ना पड़े। पर मैं तो दिन ब दिन अधिक तनावग्रस्त होती जा रही थी। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर इस समस्या का क्या समाधान हो सकता है। कैसे इनके दिमागों से हीन भावना और शक का जहर निकाला जा सकता है। धीरे धीरे जब इनकी बेरुखी पीड़ा असहनीय हो उठी गई, एक दिन इन्हें ऑफिस जाते वक्त मैंने रोक लिया। आखिर इस तरह कैसे और कब तक चलेगा? क्यों बेवजह मुझे और स्वयं को सजा दे रहे हो? क्या हो गया है आपको? क्यों अपने ही हाथों ही अपना बसा बसाया आशियाना उजाड़ना चाहते हो? ये कैसे हीन भावना है जो आपको अपनी ही वास्तविकता से दूर किए जा रही है? काफ़ी देर तक मैं सकती रही और ये शून्य में निहारते रहे। फिर ना जाने किस भावना से वशीभूत होकर इन्होंने मुझे कहा, सुनो, तुम दिल्ली चली जाओ। तुम्हें वैसे भी अब देखभाल की ज़रूरत है। वहाँ सभी लोग हैं। माँ सुनेगी तो तुम्हें यहाँ रहने भी नहीं देगी और आप यहाँ अकेले रहेंगे। मैं रहूँ लूँगा। कहते कहते पुनः इनका स्वर बढ़िया था। मैं ना चाहते हुए भी दिल्ली आ गई। सास ससुर देवर ननद सभी ने पलकों पर बैठाया था। मैं जैसे सभी की आंसुओं का दीप बन बैठी। चेतन ने मुझसे एक साथ कई सवाल कर डाले जिसके जवाब में मुझे सब कुछ बताना पड़ा था। सुनकर उसके कोमल हृदय को गहरी ठेस लगी थी। एक समय तो उसने मुझसे यहाँ तक कह दिया कि मैं भैया को सच्चाई कर रहूँगा, पर मैंने उसे मना कर दिया। फिर वो दिन भी आ गया जब मुझे मातृ सुख मिला। मेरा हृदय तीव्र हो गया, पर इनकी अनुपस्थिति हृदय के एक कोने में ठिस बनकर चुभ रही थी। बच्चा बिल्कुल इन पर गया था। सास का कहना था कि जब ये पैदा हुए थे तब बिल्कुल ऐसे ही थे। मैं भी इस बात से काफ़ी आश्चर्य थी, मानो वह मेरी पवित्रता का सबसे जीवन परिचायक। घर के लोगों ने फ़ोन पर इन्हें ये खुशखबरी दी, पर ये बिजनेस का बहाना बनाकर नहीं आए। मैं रो पड़ी। मेरी पीड़ा चेतन से देखी नहीं गई तो वह मुझसे इन्हें साथ लेकर आने का वादा कर बम्बई खाना हो गया। 2 दिन बाद
जब वो आया तब वह अकेला और बिल्कुल टूटा हुआ प्रतीत हो उठा था। वह मेरे समीप बैठकर रो पड़ा। भाभी, ना जाने वह कौन सी मनहूस घड़ी थी जब मैं बम्बई गया था। ना मैं बम्बई आपके पास जाता, ना भैया आपकी पवित्रता पर संदेह करते। भैया बहुत ज़िद्दी है भाभी, लेकिन मैंने भी उन्हें साफ साफ सब कुछ कह दिया कि अगर उनमें ज़रा सी भी गौरत होगी तो वो आएंगे, ज़रूर आएंगे। 3 दिन बाद ही आएंगे। इनके आने की खबर से मेरा दिल एक बारी धड़क उठा। जब ये मेरे कमरे में आए तो इनकी स्थिति देखकर मेरा कलेजा मुँह को आ गया। काफ़ी कमज़ोर हो गए थे और चेहरे से बिल्कुल विचलित हो लग रहे थे। ये पालने में सोए बच्चे को काफ़ी देर तक देखते रहे। इनके चेहरे पर कई रंग आते और चले जाते, फिर इनके चेहरे की उदासी मुस्कान में तब्दील होने लगी और बरबस इन्होंने बच्चे को उठाकर सीने से लगा लिया। देखा प्रभात बेटे, माँ जी ने पीछे से आते हुए कहा। मेरा पोता बहू वह तुम पर गया है। जब तू छोटा था तब बिल्कुल ऐसा था। इन्होंने स्वीकृति में सिर हिलाते हुए चेहरा ऊपर उठाकर पलकें खींच ली। आंसुओं की 2 बूंदें गालों पर छलक पड़ी। मेरे समीप बैठकर ये फकफक उठे। अरु, मुझे माफ़ कर दो। मैं भटक गया था, हीन भावना का शिकार हो गया था। मैं पागल हो गया था जो तुम पर संदेह किया। काश मैं पहले ही अपनी जांच करा लेता, पर मेरी हिम्मत ही नहीं रही थी। तुम्हारी जांच के बाद मुझे अपने आप पर संदेह हो गया था और ये यकीन भी कि मैं पिता बनने में अक्षम हूँ। लेकिन परसों मैंने अपनी जांच कराई तो पता चला कि मुझ में कोई कमी नहीं है। डॉक्टर के अनुसार ऐसा कभी कभी हो जाता है कि पति पत्नी की इच्छा के बावजूद सालों साल कोई बच्चा नहीं होता। इसके कई कारण हो सकते हैं और इत्तेफाक भी। मैंने तुम्हें बहुत दुख दिया अरु, एक बार माफ़ कर दो अरु। अब मैं तुम्हें कोई तकलीफ़ नहीं दूंगा। मेरे गोद में सिर रखकर ये बच्चे की भांति बिलखने लगे।